नमस्कार साथियों आज द पहाड़ टॉक्स के जो मेहमान हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो कि वर्तमान में जिलाधिकारी बागेश्वर हैं और 2017 बैच के आईएएस अफसर हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका नाम है श्री आशीष भटगई जी, जो कि आज हमारी जो बातचीत है उसमें हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग विभाग हमारे बागेश्वर के उनका समन्वय कैसे आपस में स्थापित किया जाता है और जो योजनाएं हमारे जिलाधिकारी जी द्वारा लोगों के लिए बनाई गई हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे हमारे जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी समस्याओं पर। तो आइए आज की बातचीत श्री आशीष भटगई जी के साथ। थैंक यू सर। आज आपने क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं और आपके पास पूरे जिले का प्रभार है, फिर भी आप पूरे सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए द पहाड़ टॉक्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो सर, जो सबसे पहला सवाल हमारा है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपके बारे में थोड़ा सा जाने और जो हमारे जनपद के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा, एक सर सूक्ष्म विवरण आप अपने बारे में दर्शकों। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और इससे पूर्व में कई अन्य पदों पर भी उत्तराखंड में रह चुका हूँ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने बी किया है, जो कि एनआईटी इलाहाबाद से किया है। और उसके बाद थोड़े समय सॉफ्टवेयर में भी काम किया, इंजीनियरिंग सर्विस में भी काम किया, उसके बाद सिविल सर्विसेज से स्टार्ट किया और विभिन्न पदों पे फिर मैं रहा हूँ। एडीएम भी रहा हूँ, सीडीओ भी रहा हूँ और एमडी भी रहा हूँ, मंडी बोर्ड का डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रहा हूँ और डायरेक्टर टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भी रहा हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर जिलाधिकारी के रूप में ज्वाइन किया था मैंने सितंबर 2024। सर, जो हमारा बागेश्वर जो जिला है, लगभग हमने सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं सभी से हमने बात करी, तो कुछ जो सवाल जो आए थे वो थे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे बागेश्वर की हैं, जैसे अभी मैं कहूँगा कि आपने देखा होगा कुछ एम्बुलेंस, चलती हुई एम्बुलेंस खराब हो गई थी, फिर उसमें शिफ्ट करना पड़ा, तो इस बारे में अभी आप क्या कहेंगे सर? जो बागेश्वर की हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और हमारे 3 जो हैं वो सीएससी हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ 10 तो हमारी जो है गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज हैं और 11 जो हैं 108 जो व्हीकल्स हैं। तो उस पर कई बार ये आता है कि क्योंकि वो ये आता है, मतलब ये शिकायत आती है जनरली कि एम्बुलेंस जो है काफ़ी पुरानी हो गई है। तो उसके संबंध में अभी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं और उनको रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया गया है काफ़ी सारी एम्बुलेंसेज में, और टायर्स वगैरह जो थे उनके वो चेंज किए गए हैं और पूरा ओवरऑलिंग उनका किया गया है। और जो हमारी 108 की गाड़ियाँ हैं उनको भी मतलब फेज वाइज मैनर में उनको चेंज करने की कार्रवाई अभी चल रही है और अभी जब तक वो चल रही है तब उनका नियमित रूप से मेंटेनेंस वगैरह उनकी कराई जा रही है और टायर वगैरह जो उनके चेंज करने को कराएंगे। जी सर, मैं क्योंकि आप अभी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जब से ब्यूरोक्रेसी में जब आप आते हैं तो कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है इतने डिपार्टमेंटों का जो समन्वय बनाना होता है, क्योंकि आप जिले के प्रमुख हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है? नहीं, वो तो समन्वय तो बनाना ही पड़ता है क्योंकि ये हम लोगों का काम भी होता है, सिखाया भी जाता है और आपको इसका एक्सपीरियंस भी हो जाता है क्योंकि कई सारे पदों पे आप लोग काम करके आते हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट जब आप वर्क करते हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर को भी आप देखते हैं जब आप सीडीओ के रूप में पोस्टेड होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ को भी आप देखते हैं जब आप एसडीएम और एडीएम के रूप में पोस्टेड होते हैं, और अन्य कई विभागों में भी आप काम कर चुके होते हैं, तो आपको वो आइडिया एक रहता है, बेसिक आइडिया रहता है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर सारे डिपार्टमेंट्स को देखना, साथ लेके चलना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, सबका मैनेजमेंट करना, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो होता है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन वो भी सुनिश्चित करना, तो ये सब रहता है। बाकी डेवलपमेंट, क्योंकि उत्तराखंड हमारा जो है वो एक हिल स्टेट है और यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और बहुत अच्छा अभी हम लोग उत्तराखंड जो है विगत कुछ वर्षों में बहुत अच्छा कर भी रहा है और हम लोग कई सारे पैरामीटर्स पे पूरे, हम अगर इंडिया में देखें तो हम लोग फ्रंट रनर्स हैं। तो उसके लिए फिर हमारा डेवलपमेंट फील्ड में जो हमारा रोल हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहें और अच्छी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, क्वालिटेटिव वर्क हो, तो वो हम लोग को इंश्योर करना पड़ता है, क्योंकि उसी के साथ साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम लोग माइग्रेशन की बात करते हैं, जब हम अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो हमारा युवा भी है वो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसी में रहता है, तब वो बाहर नहीं गया था, तो उसी के क्रम में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी स्वरोजगार परक योजनाएं हैं जिनके संबंध में हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। जैसे बागेश्वर की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्राउट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। ट्राउट एक फिश होती है, जी जी तो उसका बाजार का मूल्य काफ़ी अच्छे मूल्य पे बाजार में बिकती है, और क्योंकि ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि रनिंग वाटर इसके लिए चाहिए होता है, और जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, 18-19-20 डिग्री चाहिए होता है। तो हमारे कपकोट ब्लॉक में और अन्य ब्लॉक्स में भी ट्राउट की खेती की जा रही है, ट्राउट फार्मिंग की जा रही है, और उससे जो फार्मर्स हैं काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। और अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, उनके साथ भी हम लोगों ने एमओयू किया है, तो उनको भी जो है फ्रेश ट्राउट की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। हम लोगों ने उसके लिए पर्सपेक्टिव प्लानिंग की है, 3 साल और 5 साल का प्लान बनाया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक काश्तकार उसमें जुड़ें और उसका लाभ उठाएं ट्राउट की खेती में। सर, लगभग आपने एक विस्तृत चर्चा जो अभी बागेश्वर में चल रही है, लगभग सभी फील्डों में आपने कही। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे जिले की मैं कहूँगा, वैसे तो प्रदेश भर की चिंता है, खासकर हिमालयी जो हमारा क्षेत्र है उसमें, कि जो स्वरोजगार है या रोजगार है और पलायन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ है, कि अगर हम पहाड़ में अगर हम रोजगार उपलब्ध करवा दें तो शायद पलायन इस स्तर पर ना हो जिस स्तर पर अभी हो रहा है। तो आज बागेश्वर की सरकार या सॉरी बागेश्वर का प्रशासन, लोग हमारे जो युवा हैं उनके, क्योंकि आपने थोड़ा तो आपने दिया आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा जैसे कीवी पे हम आप अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे जो पर्यटक का मैं कहूँगा कि पर्यटन पर एक अच्छा काम ये तो हो रहा है, या और इससे अच्छा भी हो सकता है। थोड़ा सा एक ब्रीफ। हाँ, तो ये तो मैंने जैसे आपको बताया, एक तो हम लोगों ने ट्राउट की बात की, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कीवी का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया कीवी के क्षेत्र में। और कीवी भी जैसे आपको बताया कि उसका बाजार का मूल्य काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छी कीमत पे वो बिकता है। और दूसरा जो हमारे हिल्स में एक प्रॉब्लम होती है कि जंगली सुअर और बंदर नुकसान पहुँचाते हैं फसलों को, तो कीवी को जनरली वो भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, क्योंकि कीवी का स्वरूप ऐसा होता है कि जनरली बंदर भी उसके पास नहीं आता है और जंगली सुअर भी उसको नहीं खराब करता है। तो कीवी का प्रोडक्शन हम लोगों का लगातार बढ़ रहा है, पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा प्रोडक्शन बढ़ा है, और इसका हम लोगों ने इसका भी बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव प्लानिंग हमने किया है कि आने वाले 3 साल में और 5 साल में हम इसको एक और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। और फिर इसकी जो पैकेजिंग के लिए भी हम लोग अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं कि पैकेजिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ लेटर ऑन हम लोगों ने इसमें जो हमारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो इसमें लग सकती हैं, और इसके जो और भी जो इससे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कीवी से वो भी बनाए जा सकते हैं, तो उसके संबंध में भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं और काश्तकार हैं और एसएचजी के मेंबर्स हैं, महिलाएं हैं, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, तो उसको भी हम लोग नियमित रूप से इसमें ट्रेन भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने कई सारे ट्रेनिंग सेशन जो ऑनलाइन एक्सपर्ट्स के साथ है वो रखवाए हैं, और बाय बैक एग्रीमेंट करवाना भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, जो फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में हम लोग करवाते हैं। तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने लगातार ऑनलाइन सेशंस आयोजित किए हैं काश्तकारों के साथ, और हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसके साथ, तो उनको उसके बारे में जानकारी दी गई है। कीवी के अतिरिक्त हम लोग अपने जनपद के अंतर्गत औषधीय एवं सगंध पादपों का खेती को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हमने बहुत सारी हमारी जो स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी रन करती हैं, जैसे मनरेगा है, एनआरएलएम की स्कीम है, इसमें एसएचजी सपोर्ट करते हैं, बीप है, तो उसके जो हमारे मेंबर्स हैं, उसकी जो महिलाएं हैं, काश्तकार हैं, उनको इसके बारे में ट्रेन किया है। ट्रेनिंग के बहुत सारे सेशंस इसमें रखे हैं, क्योंकि आने वाले समय में एरोमेट्रिक इंडस्ट्री एंड मेडिसिनल प्लांट की इंडस्ट्री है बहुत ग्रो करेगी, और जो हमारे हिल का क्लाइमेट है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो इसमें काफ़ी अच्छा काम किया जा सकता है, और उसको फिर और बढ़ावा दिया जा सकता है छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा के, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए भी टारगेट फिक्स किया है। पिछले साल हमने इसको प्रायोगिक रूप से कुछ ब्लॉक्स में हमारे स्टार्ट किया था 2024-25 में, और 25-26 में हम इसको और स्केल अप करेंगे, अन्य क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, और लोगों का भी इसमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रहता है, क्योंकि ये एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इसको भी जो जंगली जानवर हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और इसको सुखाने के बाद यूज किया जाता है, जो इनकी लीव्स होती हैं उसको सुखाने के बाद, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होता है। और ये जैसे हम लोगों की सब्जियां होती हैं या फल होते हैं, तो वो तो थोड़ा सा उसमें ये एंगल होता है कि खराब हो जाते हैं, तो पेरिशेबिलिटी का एंगल इसमें नहीं रहता है, तो इसलिए भी ये ठीक रहता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता है, क्लाइमेटिकली यहाँ के लिए बहुत सूट करते हैं, तो उसको भी हम लोग लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जैसे आपने पलायन रोकने की बात करी, तो हम लोगों का क्योंकि ये हिली एरिया है और यहाँ पे टूरिज्म का जैसे पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और टूरिज्म बहुत अच्छी गति से बढ़ भी रहा है, हमारा प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और अब पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अच्छे पर्यटक स्थल हैं, इसमें कौसानी है, उसमें पर्यटक आते हैं। हमारे यहाँ ट्रैक रूट्स हैं, सुंदरगंगा का, कफनी का, और पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक रूट है, जिसमें काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं।
काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनली एक्लेम लोकेशंस हैं, तो वहाँ लोग आते हैं। उसका भी हम लोग व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ पर्यटक को और अच्छी बेटर फैसिलिटीज उपलब्ध कराए जाने के संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा हम लोग का प्लान ये है कि जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं जनपद में, उनको हम 2-3 दिन और कैसे उनका स्टे बढ़ा सकें, तो ऐसे एवेन्यूज़ और ऐसे स्थलों का विकास किया जा सके जिसमें जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं तो वो कुछ रुकें, 2-3 दिन और रुकें। साथ ही साथ पर्यावरण का भी हम लोग संरक्षण करें, मतलब हम लोग का सेंसिबल टूरिज्म हो और जिसमें इको टूरिज्म का भी ध्यान रखा जाए और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए टूरिज्म को बढ़ाया जाए और हमारे जो नेचर ट्रेल्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे माउंटेन टेरेन बाइकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, तो उसके लिए पाथवेज को डेवलप करने का भी हम लोग का प्लान है। तो हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो जिससे टूरिस्ट तो आएंगे जो उसका यहाँ पे रुकेंगे भी, मतलब 3-4 दिन। उससे रुकने से ये होगा कि हम लोगों की जो लोकल इकॉनमी है वो ग्रो करेगी और हमारे युवा भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसके लिए लगातार उनको ट्रेनिंग दिए जाने का कार्य भी गतिमान है, जिसमें हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म के फील्ड में होता है, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग ऑलरेडी हो रहा है, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और वेलनेस टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर, तो वेलनेस टूरिज्म की दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। तो एक मिला के हम लोग हॉलिस्टिक वे में इसमें गौर कर रहे हैं टूरिज्म के फील्ड में। तो उसका उद्देश्य ये है कि होम स्टे का डेवलपमेंट हो, क्वालिटी होम स्टे डेवलप हो और जो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाए। इसके लिए हमारे जो युवा हैं उनको प्रॉपर वे में ट्रेन किया जाए, लगातार उनके ऑनलाइन सेशंस हों, उनकी विजिट भी कराई जाए जो अच्छे होम स्टेज हैं अक्रॉस द स्टेट या आसपास के नेबरिंग स्टेट्स में, वहाँ पर भी वो लोग चाहें, उनसे देखें, सीखें किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक टोटलिटी में एक अच्छी अप्रोच के साथ अगर हम लोग वर्क करेंगे तो टूरिज्म और सेंसिबल टूरिज्म, इसमें हम लोग पर्यावरण को बिना किसी के नुकसान पहुँचाए हुए कार्य कर सकेंगे, वो डेवलप हो सकेंगे। सर आप जब आप डीएम बन के बागेश्वर आए थे तो आपने एक चीज़ की शुरुआत की थी जिसका नाम शायद हेलो बागेश्वर आपने रखा था और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मैं उसे कहूँगा, क्योंकि जैसा कि हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है और बागेश्वर जो मुख्यालय हमारा जिला मुख्यालय है, यहाँ से कई गाँव काफ़ी दूर हैं, कई मैं कहूँगा 50 किलोमीटर कई गाँव दूर हैं और कई बार लोगों को अपनी बात पहुँचाने के लिए वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। मैं कहूँगा कई कई बहुत छोटी बातों के लिए भी वहाँ से आना पड़ता है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी और बागेश्वर के जो लोग अभी इस बात को नहीं जान पाए उनके थोड़ा हेलो बागेश्वर के बारे में आपने। जी, हेलो बागेश्वर हम लोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो ग्रीवांसेस है उसका रिड्रेसल बहुत टाइमली मैनर में हो और फास्ट हो। तो उसी के लिए हम लोगों की स्टेट गवर्नमेंट का माननीय मुख्यमंत्री जी की एक हेल्पलाइन है 1905 जो चलती है और उसमें शिकायतों का लगातार निस्तारण किया जाता है। उस पर हम लोग प्रायोरिटी से वर्क करते हैं और हर शिकायत को उसमें देखते हैं और टाइमली मैनर में उसको डिस्पोजल करते हैं। साथ ही साथ जो डिस्पोजल करते हैं उसमें क्वालिटी इंश्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्वालिटेटिव डिस्पोजल हो। उसी के क्रम में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक जो अपनी हेल्पलाइन थी वो स्टार्ट करी थी, इसका नाम हेलो बागेश्वर रखा था। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी शिकायतें होती हैं जिसमें पब्लिक उसको चाहती है कि वो सीधे अपनी स्थानीय भाषा में, जैसे हम लोग कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं, तो उसी में सीधे बात करते हुए बात करें और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका डिस्पोजल हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट लेते हुए हम लोगों ने एक हेलो बागेश्वर अपना हेल्प डेस्क है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर सकते हैं और स्थानीय भाषा में ही उससे बात होती है और उसके बाद उसका हम लोग इमीडिएटली जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको उसी समय रियल टाइम में ट्रांसफर कर देते हैं, उससे बात भी कर लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि विद इन 1-2 डे जैसा भी स्थिति हो यथासंभव तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। सर मैं इसी में अगर आगे बात करूं, जो बागेश्वर प्रशासन है इन्होंने आप ही के द्वारा मेरा लक्ष्य मेरा सपना एक हमारी बालिकाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए शुरुआत किया था, थोड़ा सा सर इसके बारे में। हाँ, तो इसमें हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ये एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है मेरा सपना मेरा लक्ष्य। तो इसका उद्देश्य ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारी बालिकाएं पढ़ती हैं तो उनको एक तो एक्सपोजर विजिट हम लोग इसमें कराते हैं, तो हम लोग उनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, इसमें वाहन अखिलवाद वगैरह की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जाती है। वो लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों ने कलेक्ट्रेट और कचहरी और जजी कॉम्प्लेक्स होता है या एसपी ऑफिस होता है, विकास भवन होता है, तो उसको सुना होता है लेकिन उसका विजिट नहीं किया होता है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग उनको यहाँ पे इन्वाइट करते हैं, तो पहले तो उसका एक भ्रमण उनका कराते हैं सारे ऑफिस से का और लोगों से उसको इंटरेक्ट भी करते हैं और उसके बाद एक मीटिंग टाइप की हम लोग करते हैं जिसमें उनके एस्पिरेशंस के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं और जो हमारी लेडी ऑफिसर्स होती हैं जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जिन्होंने अच्छा काम किया होता है तो उनके साथ उनका एक इंटरेक्टिव सेशन और
एक वार्तालाप उनका होता है, जिसमें उनके बारे में अगर उनको कुछ पूछना होता है, जिस भी फील्ड में वो इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड में जाने को इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड में, कुछ लोग प्रशासनिक सेवा में या किसी अन्य सेवा में जाने को इंटरेस्टेड हैं, पत्रकारिता में जाने को इंटरेस्टेड हैं, या कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन वहाँ पर होता है, उनको बताया जाता है। और इस तरह से ये सेशन रहता है, जिसमें हमने अलग अलग सेशन इसलिए किए हैं अभी और लगातार ये गति मारे हैं। बहुत अच्छी मैं कहूँगा सर ये योजना हमारे बच्चों के लिए है, उनको मतलब मैं कहूँगा इसे करियर काउंसलिंग से अगर भी हम जोड़ के देखें, क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमारी पढ़ाई से हम क्या क्या चीज़ें आगे कर सकते हैं, और कई बार वो अपनी हॉबीज़ भी एक्सप्लोर करने का हमारे बच्चों को मौका मिलता है। सर प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए, कई बार हमारे मैं कहूँगा पूरे देश में एक बात कही जाती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में जो समन्वय होता है, जो बैलेंस होता है, कई बार हर इंडिविजुअल के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि नहीं, ये तो करना ही चाहिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। और केवल ब्यूरोक्रेट की बात नहीं, वो हर इंसान पे लागू होता है, क्योंकि सभी फील्ड में लोग अच्छा काम करते हैं। और हम जब कंट्री को एज ए होल देखते हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए हर सेक्टर का ग्रो करना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, सभी सेक्टर्स का डेवलपमेंट जरूरी है। तो सब सेक्टर को डेवलप करना ही अच्छा होता है, वही हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा होता है। तो उसी की दिशा में हमें काम करना चाहिए। और उसके लिए जो है एक हम लोगों को सटल अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना रहे। तो वो किसी भी फील्ड के लिए ज़रूरी होता है कि बैलेंस रहे, और बैलेंस रहते हुए आपको जो आपके टारगेट्स हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो, और आप पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ उसके लिए काम करें। तो ये जो ज़रूरी होता है। सर क्योंकि समय की कमी है और आपको भी लगातार अपने जाना है, तो मैं अपना अंतिम सवाल जो मेरा है, जो हम आज का जो हमारा युवा है, कहीं ना कहीं जब बात आती है तो वो डिप्रेशन काफ़ी अभी हम लगातार हम देश में हम सुन रहे हैं कि बच्चों को डिप्रेशन होता है। तो आप हमारे जो मैं कहूँगा कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको ये कैसे बताएंगे कि जब कभी स्ट्रेस का माहौल हो या कोई चीज़ ऐसी हो जब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे कैसे डील करें? आजकल के फास्ट पेस जो हमारा एरा है उसमें, क्योंकि युवा हैं, बच्चे हैं, कई बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहते हैं या मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और क्योंकि आजकल जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो डिमांडिंग ज़्यादा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको लगातार बने रहना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसके कारण जो है स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस कई लोगों को हो जाता है, तो कई लोग से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फील्ड आपका है, जिस भी फील्ड में आप वर्क करते हैं उसमें अच्छा करें, डेडिकेशन से वर्क करें, हार्ड वर्क के साथ वर्क करें, और आपके अच्छे इंटेंशन होने चाहिए, अच्छे इंटेंशन से वर्क करें, काइंडनेस से वर्क करें, कंपैशन से वर्क करें, इंटीग्रिटी से वर्क करें, यही होना चाहिए। और जैसा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग नशा मुक्ति के संबंध में भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें युवाओं को उसके संबंध में जो बता रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार विद्यालयों को टारगेट कर रहे हैं, और हमारे जो डिग्री कॉलेजेज हैं वहाँ पर हम लोग ऐसे शिविर लगा रहे हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेटरी और भी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे हम लोग समय समय पर बाइक रैली कर रहे हैं, और साइकिल रैली भी आयोजित की गई है यहाँ पे। और एक हम लोगों ने यूथ फेस्ट भी आयोजित किया था, जिसमें फेस्ट के माध्यम से यूथ को बताया गया था कि किस तरीके से आपको नशे से दूर रहना है, नशे के दुष्प्रभाव से दूर रहना है। अगर आपको लाइफ में स्ट्रेस लगता है या कोई आपको ऐसा चैलेंजिंग कोई टास्क लगता है, तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, अपने पीयर ग्रुप से या अपने फ्रेंड से उसको डिस्कशन करना चाहिए। बट इस तरह से डिप्रेशन में जाना या स्ट्रेस में जाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं या बच्चे हैं वो आने वाले हमारे देश का भविष्य है, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनना आवश्यक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे सवालों पे बहुत अच्छे आपने जवाब हमें दिए। थैंक यू। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी जब भी हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा तो आप हमें समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।